नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक दर्शन में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताना जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही क्या कहें प्रतिष्ठित कहें या फिर महिला सशक्तिकरण कहें या फिर कुछ भी कहें, क्योंकि वह एक मुकाम पे पहुंच के दूसरे मुकाम से तीसरे मुकाम उनके विश्व चैंपियनशिप उन्होंने खेला, रोडीज में आई और आज अभी प्रेजेंट टाइम पे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा जी के बारे में और उनसे मिलने के बाद आप भी मानेंगे कि हाँ, कोई शख्सियत हो तो ऐसी जिसने अपने जीवन को एक ऐसे पड़ाव पे ला रही है कि उनका जीवन एक समाज के साथ भी जुड़ा रहे। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर प्रतिभा से। मैम, अपने बचपन के बारे में बताइए, क्या था आपका बचपन, किस तरह गुजरा आपका बचपन? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी आपके इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। आप मेरे बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा बचपन एक नॉर्मल, हर छोटे बच्चे के जैसा ही था, नॉर्मल था बिल्कुल। ऐसे कुछ अलग से कोई स्पेशल प्रिविलेजेस या फिर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। हमेशा से जैसे कि मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हम लोग रहे हैं और उनका भी वही कंसर्न था जैसा कि रहता है कि आप पढ़ाई ज़्यादा करो। खेल कूद में उतना इंटरेस्ट तो नहीं था पहले से भी, लेकिन हाँ, पढ़ाई ज़्यादा करो, ये सब के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता था। बचपन में आपने क्या बनने का सोचा था? क्योंकि हर बच्चा कुछ न कुछ सपना देखता है कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहेगा। एक्चुअली मैं बचपन में अगर आप देखें अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो मैं बचपन में ऐसे कुछ एम नहीं किया हुआ था कि मुझे क्या बनना है। हाँ, बट ये ज़रूर रहा है कि मेरे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती गई और मैं हमेशा से काफ़ी एक्सप्लोरर किस्म की रही हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम से ही जैसे आप मीडिया फील्ड से जुड़ी हुई हैं, मैंने स्कूल टाइम में मेरे ख्याल से 11th क्लास में मैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन में मैं एक बॉलीवुड शो की एंकरिंग किया करती थी। तो वो मध्य प्रदेश दूरदर्शन का जो शो आता था, मध्य प्रदेश में एक्चुअली 4 बजे से 8 बजे तक आया करता था और शाम को 7 बजे मेरा एक शो आता था। तो वो एक मैं शो देखा करती थी, मुझे लगता था यार ये मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं दूरदर्शन के ऑफिस गई, फिर मैंने वो ट्राई किया। तो इस तरीके से मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती थी, व्हाट ऑल थिंग्स आई कैन डू। तो ये सब चीज़ें की है मैंने। आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद रोडीज और ये विश्व चैंपियनशिप में आने का कैसे प्लान बना? सो बेसिकली मीडिया फील्ड से शायद मेरा एक इंक्लिनेशन था मीडिया फील्ड की तरफ, इसीलिए हमेशा एक तो मैंने आपको एंकरिंग वाला बताया, साथ ही मैं थिएटर किया करती थी भोपाल में जब मैं रहती थी। तो मैं कॉलेज में मैंने काफ़ी थिएटर किया हुआ है। प्लस उसके साथ साथ जब मैं लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम, और बचपन से ही शो तो देखा करते थे रोडीज, तो काफ़ी एडवेंचरस शो था, काफ़ी अट्रैक्ट करता था, लगता था यार हम भी जा सकते हैं। एक मैम, ये रोडीज के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, उसमें कैसे कोई इंटर कर सकता है? जैसे आपने अभी टेलीविजन से नहीं थी, फिर भी आपने रोडीज में इंटर किया, तो हमारे दर्शकों को बताइए। सो बेसिकली रोडीज एक यंगस्टर्स के लिए एक बनाया गया शो है और काफ़ी प्रचलित रहा है कई सालों से। रोडीज ने नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल यंगस्टर्स को जो कि सेलेब्स नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो भी टेलीविज़न पे आ सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से, और प्लस उसमें सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि नॉर्मल लोग उस शो में जा सकते हैं। वो 4 अलग अलग शहरों में वो शो के ऑडिशंस होते हैं, तो कोई भी जो भी उस शो में जाना चाहता है वो उसमें जाके ऑडिशन दे सकता है। जित्सु जो कि ब्राजीलियन मार्शल आर्ट है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे शुरू की? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है, अभी भी देखें तो जित्सु जो को अभी उतने सारे लोग नहीं जाने, तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला और आपने इसकी तैयारी कैसे की? सो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं रोडीज से कनेक्टेड रहा है, क्योंकि मैं रोडीज शो की बहुत बड़ी फ़ैन थी और तो मैं देखा करती थी कि यार इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, बहुत अलग अलग टैलेंट्स लेके आते हैं। तो मेरी भी इच्छा थी और कहीं ना कहीं फिटनेस की तरफ मेरा इंक्लिनेशन उसी की वजह से बढ़ा। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं मार्शल आर्ट सीखूँ, और मार्शल आर्ट सीखते सीखते फिर मुझे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में मुझे जिजुत्सु के टीचर्स मिले। फिर मैंने मार्शल आर्ट के बाद जिजुत्सु में ट्रेनिंग करी और अच्छा खेलती रही मैं निरंतर, तो फिर कहीं ना कहीं एक मुकाम पे पहुंची हूँ। जब आपका चैंपियनशिप में चयन हुआ तो आपको वो अनुभव कैसा था? क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं होती, लेकिन एक ऐसा होता है कि हाँ हो जाता है तो अलग ही एक वो रहता है, उत्साह रहता है। तो आपका
आपके लिए वह पल कैसा था? बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल था। इवन पूरे रीवा में भी जो मुझे सर ट्रेन कर रहे थे वो भी मेरे साथ चैम्पियनशिप में गए थे। तो हम दोनों का ही जब सिलेक्शन हुआ था हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और हम, जैसा कि आपने कहा कि उम्मीद नहीं होती, तो सेम मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन हाँ और बेसिकली जुजुत्सु एक ऐसा ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट गेम है जो कि बाहर के देशों में तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है। इवन छोटे जब वो बच्चे होते हैं या फिर चाइल्डहुड से ही उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अभी इंडिया में वो इतना गेम प्रचलित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो लोग भी प्लेयर्स सर्च कर रहे थे कि किसी लेवल तक के तो हमारे पास इंडिया में प्लेयर्स हों। तो हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया था और हम लोगों ने खेला, और हम लोग ऑलरेडी मार्शल आर्ट से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक लेवल पे पहुंच पाए। विश्व चैंपियनशिप 2019 में जब आप गए तो वहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा पल कौन सा रहा, सबसे कठिन पल कौन सा रहा? सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप की वजह से विदेश यात्रा हुई आबू धाबी हम गए, तो वो ऑब्वियसली वो तो अच्छा था ही। और साथ ही मैंने विदेश में वहाँ पे देखा कि बहुत ही अलग अलग कंट्रीज़ के, मतलब मेरा जिस लड़के के साथ गेम था वो शी वॉज फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी के बहुत ही धाकड़ और बहुत ही शानदार प्लेयर्स, और अलग अलग पोलैंड के प्लेयर्स थे, तजाकिस्तान, हर कंट्री के प्लेयर्स थे। तो अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करना, और इवन इंटरेक्शन के साथ साथ वो इतने हेल्पिंग भी थे। आफ्टर द गेम्स वी हैव डिस्कस्ड लॉट थिंग्स अबाउट द गेम्स, about the game, and after that, like, they are still my friends. So that is the best part, that I went there, I played, and I got some good friends there. मैम आप जिम ट्रेनर भी हैं, रोडीज भी आपने खेला, विश्व चैंपियनशिप भी खेली और वर्तमान समय में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, तो इन सब में कैसे आप तालमेल बिठा पाती, क्योंकि परिवार भी है आपका? So basically मैं जिम ट्रेनर नहीं हूँ, मुझे खुद फिटनेस पसंद है, तो आई ट्रेन माई सेल्फ, और मैंने खुद को सेल्फ एजुकेट किया है फिटनेस के लिए। तो मैं काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ती हूँ क्या बॉडी के लिए सही है, और ऑल्सो आई एम फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, सो आई नो थिंग्स कि व्हाट ऑल थिंग्स आर नेसेसरी एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो एक हमेशा रोडीज़ की वजह से मैं फिटनेस में भी एंटर करी, और फिर अब वो एक हैबिट बन चुकी है। अब अगर एक भी दिन आप एक्सरसाइज ना करो तो मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है, मेरा दिन नहीं चलता है, तो वो तो है ही। और हाँ, ये बात सच है कि लोगों के लिए लगता होगा कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही मेरा लाइफस्टाइल है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, फिर अपना क्लिनिक आना, साथ ही अभी जो मैंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिया, और फिर मैं किसान आंदोलन से फिर मैं जो कंटिन्यूसली कांग्रेस तक जुड़ी हूँ, और फिर मुझे संभागीय प्रवक्ता बनाया गया। हमेशा रोडीज़ में जाने के बाद या गेम्स खेलने के बाद भी मेरे दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि मैं कैसे समाज के लिए या लोगों से जुड़ पाऊँ, उनकी समस्याएं जान पाऊँ और उनकी समस्याओं को सॉल्व कर पाऊँ। तो ये एक कहीं ना कहीं मौका है जिससे मैं उनकी समस्याएं सुन के समझ के सॉल्व कर सकती हूँ। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आपने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, तो वह कैसे इंसान है? आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? पार्टियाँ तो बहुत सारी हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, और कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे भी दूसरी पार्टीज़ के लोग मुझे काफ़ी इस चीज़ के लिए मैसेज करते रहते हैं, क्योंकि रोडीज़ के बाद तो ऑल ओवर इंडिया से, इवन आउट ऑफ द इंडिया से भी जो लोगों ने मुझे फॉलो किया है और जो मुझे प्यार दिया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आजकल आप जानते हो राजनीति से हर कोई जुड़ा हुआ है, तो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की अगर आप स्पेशली बात करोगे, तो जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3750 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले हैं, उनका मेन मकसद यही था कि पूरे देश में जो नफरत का माहौल है, जो हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी किस्म की भाषाएं, इतने किस्म के धर्म, इतने किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं जो और कहीं नहीं होता है, तो ये जो एक हम लोगों के बीच में नफरत पैदा हो रही थी, तो उसको लोगों को एक दूसरे के बीच में प्यार, सामंजस्य बिठाने के लिए और नफरत को दूर करने के लिए यात्रा थी। तो मुझे इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी थी। आमतौर पर जब देखा जाता है कि लोग क्या कहते हैं कि टीवी में जो चीज़ें आती हैं वो स्क्रिप्टेड रहते हैं, तो रोडीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? वो स्क्रिप्टेड रहती है या फिर टोटली रियलिटी रहता है? क्योंकि आप जा भी चुकी हैं, तो हमारे दर्शकों को एक उत्सुकता रहती है कि कैसा रहता है, हम जाने कैसा वो कर रहे हैं, क्या है स्क्रिप्टेड है या नहीं? दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से रोडीज़ में गया हुआ हर कंटेस्टेंट कंटिन्यूसली इस क्वेश्चन को एनकाउंटर करता रहता है, कि लोगों को ऐसा लगता है कि
शायद कुछ स्क्रिप्टेड होगा, बट मैं आपको बता दूं सच्चाई कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। रियलिटी शो मतलब ऑल 100% रियल होता है वो। सो बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस ही क्रिएट हो जाती हैं कि जो भी चीज़ें आपको टेलीविजन पे मान लीजिए, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो झगड़े कर रहे हो, या चाहे वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, लेकिन वो ऑल इन ऑल 100% रियल होता है। मैम, आज के समय पे अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनकी हालत कहीं ना कहीं पिछड़ी है, वही पुरानी सोच है। तो आज की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, वर्तमान समय की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आप एक बहुत बड़ी उदाहरण है, उनको क्या देना चाहेंगी? नहीं, मैं ये तो नहीं मानती कि आज के समय में महिलाओं की सोच पिछड़ी है। आप खुद एक इतने अच्छे मीडिया फील्ड से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं मेरे ख्याल से हाँ, क्षेत्रों का कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि अभी मैंने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैंने एक गांव में जाके कांग्रेस की मीटिंग करी, वहाँ पे मैं महिलाओं से मिली। हाँ, ग्रामीण महिलाओं की अगर आप बात करें तो वो है एक बात, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। महिलाएं निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, बट हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। मैम, अभी आप क्या कहते हैं मीटिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान आपने क्या अनुभव किया? मतलब गांव की जो महिलाएं हैं उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की वहाँ पे कमी है? बहुत सारी चीज़ों की कमी है, क्योंकि कोविड की बाद गांव में बहुत सारी चीज़ों की कमियां आई हैं। जैसे कि अब छोटे बच्चे से लेकर हर वर्ग का इंसान परेशान है, और कहीं ना कहीं कमी आई है उसके जीवन में। साथ ही महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आप देखेंगे, मैंने कुछ बच्चों से बात करी तो बच्चे ये बताते हैं, मतलब गांव के 80% बच्चे कोविड में 2 साल के गैप की वजह से, वो लॉकडाउन की वजह से उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है, तो अब वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है। साथ ही महिलाओं के साथ ये दिक्कत है कि उन्हें पूरा घर चलाना होता है, ऊपर से नीचे तक। मतलब महिलाओं को जो गृहिणियाँ हैं उनका ऑफिस तो कहीं ना कहीं घर ही है, तो वो सुबह से उठकर जो घर के काम करती हैं, और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। गैस सिलेंडर से लेकर हर चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वो एक उनके लिए एक समस्या है। मैम, अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगी? देखिए, सफलता का श्रेय मैं हर एक उस इंसान को देना चाहती हूँ जो मुझसे जुड़ा रहा मेरी जर्नी के दौरान, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, और इवन चाहे वो मेरे विरोधी रहे हैं। क्योंकि कई बार आपके विरोधी जो चाहते हैं कि आप गिर जाएं, आप आगे ना बढ़ पाएं और आप इसी मुकाम पे ठहर जाएं, उनकी ये मंशा भी जब आपको पता चलती है तो वो आपको बहुत मोटिवेशन देती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ तो अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तो आपने देखा प्रतिभा जी ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी कॉम्पिटिटर से एक सीख मिलती है। जितना कॉम्पिटिटर उन्हें रोकते हैं वह उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर वह इंसान है जो कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आपने देखा किस तरह उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कैसे शुरुआत की और यहाँ पे उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, और उन्होंने अपने सारे अनुभव साझा किए।